गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। कंटेंट एनसीईआरटी का ले रही हूँ और एक बार थोड़ा सा रिकैप दे रही हूँ। टॉपिक वाइज तो वीडियोस बनी हुई हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरी वॉइस को इग्नोर करना। यू ऑल नो, शायद कुछ बच्चों को पता है, कुछ को नहीं पता है। आई गॉट ब्रेन स्ट्रोक इन द मंथ ऑफ नवंबर। उसके बाद कोई नई वीडियो नहीं आई है, पुरानी शेयर की है, तो थोड़ा सा वॉइस में क्लैरिटी कम हो गई है पहले से। बट बच्चों की दुआओं से और सबकी दुआओं से, भगवान की कृपा से वापस आ गई है और दोबारा से हम नई वीडियोस आना अब प्लान में है। लेट्स सी। बट हाँ, कहीं कहीं कुछ वर्ड्स अभी सही नहीं है। आई लॉस्ट माई वॉइस एट दैट टाइम। चले जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखिए, पहली बात तो ये बोर्ड में आपका 11 नंबर का चैप्टर है। 12 नंबर का पेपर सेट हुआ है। एक जगह चॉइस है आपकी, एक 3 मार्कर में चॉइस है, एक 1 मार्कर में चॉइस है। चॉइस में इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है। बट आई मस्ट सजेस्ट कि जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको इशू ऑफ डिबेंचर अटेम्प्ट करना चाहिए। वो ज्यादा इजी है। हार्डली 35-36 क्वेश्चन हैं, 5 से 6 कॉन्सेप्ट हैं और इजी हैं एज कम्पेयर टू इशू ऑफ शेयर्स। स्ट्रॉन्ग करके जाओ, ऐसे परफेक्ट करके जाओ कि बोर्ड में ये 11 नंबर हमारे पक्के हो जाएं। हम 11 नंबर का इशू ऑफ डिबेंचर अटेम्प्ट करेंगे 24 में से, और जिसको हम 100% सही करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप में स्कोर करना ज्यादा डिफिकल्ट है, वहां गलती होती है। थर्ड बुक में भी बच्चे गलत कर देते हैं, रेशियोज में, कैश फ्लो में मिस्टेक होती है। कंपनी नहीं गलत होनी चाहिए। और इशू ऑफ डिबेंचर आ रहा है तो जैकपॉट है। चलो जी, इशू ऑफ डिबेंचर थोड़ी सी बेसिक सी मैं थ्योरी भी लूंगी, क्योंकि वो चीजें जरूरी हैं, थोड़ा सा आपको बेस पता हो। मेजर चीज जो मैं यहां बोलूंगी ना आपके लिए, वो है आपकी ये देखिए, हम मेजर चीज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो आपका है इशू ऑफ डिबेंचर्स में ऑनरशिप। ऑनरशिप देखिए, आप शेयर्स करके आए हैं, जब आप डिबेंचर चैप्टर देख रहे हैं तो शेयर्स के बारे में आपको पता है। शेयर्स में शेयर होल्डर्स का ऑनरशिप होती है, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा लगा रखा है और हमने मार्केट से पैसा बोरो किया है, बीइंग अ कंपनी। हमारे पास बोरो करने के लिए ऑप्शंस क्या है? हम शेयर्स इशू कर सकते हैं, आप डिबेंचर इशू कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो ऑनरशिप में मेजर डिफरेंस आता है ना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्कर, इसलिए मैं उस बात को डिस्कस कर रही हूँ, ज्यादा थ्योरी पे नहीं जाऊंगी क्योंकि आते न्यूमेरिकली है। अ शेयर रिप्रेजेंट ऑनरशिप ऑफ द कंपनी वेयर एज अ डिबेंचर इज ओनली एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। डिबेंचर इज टोटली डेट। जो भी पैसा एक कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर इशू करके उठा रही है पब्लिक से, वो उसको रीपे करना है। ये डेट की तरह कंसिडर होगा। इट इज अ चार्ज। ये चार्ज है ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है, पे नहीं कर पाती है, तो उसकी एसेट्स को बेच के वो पैसा रिकवर करेंगे। डिबेंचर होल्डर्स के पास राइट है, लेकिन शेयर होल्डर्स के पास ये राइट नहीं है। शेयर होल्डर्स को अगर पैसा वापस मिलता है तो कंपनी अगर वाइंड अप होगी, और अगर कंपनी पर पैसा बचेगा, सारी लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के बाद तब पैसा मिलेगा। ध्यान रखना, ये मेजर चीज है। अच्छा, डिबेंचर्स में क्या होता है? जब भी डिबेंचर्स बेटा इशू होते हैं ना, तो उस केस में उसके ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी डिसाइड हो जाता है, और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एवरी ईयर कंपनी पे करती है। ठीक, मेजर चीज जो मुझे थोड़ा सा डिस्टिंक्शन डिस्कस करना था, बाकी तो मैं न्यूमेरिकल पे जाऊंगी। थोड़ा सा टाइप्स ऑफ डिबेंचर डिस्कस कर लेती हूँ। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में क्या है? सिक्योर्ड डिबेंचर्स आते हैं आपके, और आपके आते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ठीक है, ये दो कई सारे डिस्टिंक्शन है, थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रही हूँ साथ साथ, जो जो एनसीईआरटी में बेसिकली दिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको रिवाइज करनी है और जिसका मैं लिंक इस एनसीईआरटी का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी। तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स रेफर्स टू दोज डिबेंचर्स which those debentures where a charge is created on the assets of the company for the purpose of payment in case of default। अगर कंपनी रीपेमेंट नहीं करती है, डिफॉल्ट करती है, तो उसकी एसेट्स बेच के भी डिबेंचर होल्डर्स पैसा लेंगे, तो वो सिक्योर्ड है। मतलब फर्म के लिए, कंपनी के लिए ये लायबिलिटी है, और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, जिसको नॉन करंट लायबिलिटी है, जिसको एक कंपनी को रीपे करना है। बच्चे देख रहे होंगे मेरी आवाज जो पहले फास्ट थी उसमें थोड़ा पिच स्लो हो गया है, तो वो मजबूरी है। एक बहुत बड़ा मुसीबत आई थी जो टल गई है, अब ठीक हो गई हूं मैं काफी हद तक। चलिए जी, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। हाउएवर अ फ्लोटिंग चार्ज may be created on those debentures by default. Normally these kinds of debentures are not issued viva में ये क्वेश्चन पूछ लिया भी जाता है। ठीक है, कौन से तरीके के डिबेंचर नॉर्मली अनसिक्योर्ड डिबेंचर? देखो एक बात बताओ, अगर उसमें सिक्योरिटी नहीं है तो कोई इसमें इन्वेस्ट क्यों करेगा? पहली चीज।
बना हुआ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए हाँ भाई, अगर कंपनी नॉर्मली ये वाले डिबेंचर इशू नहीं होंगे, क्योंकि हमें चाहिए सिक्योरिटी। बीइंग अ डिबेंचर होल्डर, जो भी पैसा मैं कंपनी को दे रही हूँ भैया मुझे तो वापस चाहिए, तो सिक्योरिटी नहीं है तो मैं लगाऊंगी ही नहीं पैसा। अच्छा, एक होते हैं आपके रिडीमेबल डिवेंचर, इररिडीमेबल डिवेंचर्स। रिडीमेबल डिवेंचर्स कौन से होते हैं? जिनका रीपेमेंट होगा एज पर द टाइम पीरियड, क्योंकि जब डिवेंचर इशू होते हैं उस टाइम का टाइम डिसाइड हो जाता है, टेन्योर डिसाइड हो जाता है कि 5 साल में रीपेमेंट होना है, 6 में होना है, 7 में होना है, और ये रीपेमेंट हो जाएगा। इररिडीमेबल क्या होते हैं? उनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, लेकिन जब कंपनी वाइंड अप होगी दैट विल बी पेड। इसके बाद आ रहे हैं आपके कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। कन्वर्टिबल क्या है? देखो, डिवेंचर्स को अगर कंपनी चाहे अपने डिवेंचर होल्डर्स को ये ऑप्शन दे देती है कि आपके जो डिवेंचर्स हैं उनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। कभी कभी शेयर प्राइस अच्छा रहता है तो डिवेंचर होल्डर्स अपने डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कराने की परमिशन में दे देते हैं, लेकिन पूछा जाता है, ये क्लॉज रखा जाता है कि भैया आप अपने शेयर्स डिवेंचर्स को कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो उसकी जर्नल एंट्रीज भी होती हैं। पहले थी सिलेबस में, अब नहीं है नए सिलेबस में, लेकिन पहले ये भी हम एंट्रीज कराते थे, कन्वर्जन प्रोसेस भी था। आज कन्वर्टिबल में क्या हुआ? हमने क्या किया? डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया शेयर्स में, तो उसकी एक जनरल एंट्री करनी होती थी। ठीक है। दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कन्वर्ट नहीं होंगे, डिबेंचर है तो उनका जो फॉर्म है वही रहेगा, वो डेट ही रहेंगे, और डेट विल बी रीपेड एज पर द टेन्योर और एज पर द एप्लीकेबिलिटी। लास्ट है जो मुझे ये डिस्कस करना है, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक कूपन रेट। आपने अगर देखा हो तो डिबेंचर्स के बारे में जब भी दिया होता है उसके आगे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है 5%, 6%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो पे किया जाता है डिबेंचर होल्डर्स को। तो दीज डिबेंचर्स आर इशूड विद अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज कॉल्ड अ कूपन रेट। क्वेश्चन आ जाता है थ्योरी का, व्हाट इज कूपन रेट? Rate of interest at which debenture holders will be repaid every year as a form in the form of interest. Zero coupon रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें क्या है? जीरो कूपन रेट में दीज डिबेंचर्स डू नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनमें कोई स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जो मेंशन होता है। इन ऑर्डर टू कंपनसेट द इन्वेस्टर्स सच डिबेंचर्स आर इशूड एट सब्सटेंशियल डिस्काउंट। ये डिबेंचर जो फेस वैल्यू होती है उससे कम प्राइस पे मार्केट में इशू किए जाते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल प्राइस एंड द इशू प्राइस, और जो डिफरेंस होता है कि भाई हमने किया 5 रुपए में मान लीजिए इशू, और उसका मार्केट प्राइस एक तरीके से 10 रुपए हम डिसाइड कर रहे हैं, 10 रुपए वाला डिबेंचर 5 रुपए में गया, तो जो डिफरेंस है ना 5 रुपए, क्योंकि रीपेमेंट जब होगी ना तो आपकी फेस वैल्यू पे होगी 10 रुपए के हिसाब से, जो 5 रुपए का है ना ये आपका जनरेट हुआ, इसको एक्यूमुलेट करके हम एज अ इंटरेस्ट कंसिडर कर लेते हैं। तो दैट इज ट्रीटेड एज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ डिबेंचर। ये दोनों थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सटर्नल में भी, वायवा में भी। अब जब तक अगर वीडियो देख रहे हैं वायवा के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए भी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आई कैन से। अच्छा, अगली चीज आ रही है आपकी रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर कंपनी ने इशू किए, मैंने उसके लिए एप्लीकेशन भेजी, मुझे डिबेंचर्स इशू हो गए, मेरे नाम पे इशू हो गए, मेरी सारी डिटेल्स कंपनी के पास चली गई, मैं कंपनी के पास रजिस्टर्ड हूं, जो इंटरेस्ट आएगा मेरे अकाउंट में आएगा, सारा रजिस्ट्रेशन हो गया। ये है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। दूसरे होते हैं बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर्स क्या होते हैं कि बियरर डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द वे ऑफ डिलीवरी एंड द कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ द डिबेंचर। क्या किया? मेरे को डिबेंचर मिले, मैंने किसी और को आगे एंडोर्स कर दिए, दे दिए भैया। अब वो अगर सामने डिमांड करेगा कंपनी को तो कंपनी उसको इंटरेस्ट देगी। ये बियरर है। और जब डिबेंचर इशू होते हैं उसमें डिसाइड हो जाता है कि वो रजिस्टर्ड कैटेगरी के हैं, बियरर कैटेगरी के हैं। अगर वो रजिस्टर्ड कैटेगरी के हैं तो जिसका नाम कंपनी के पास है उसी को ही इंटरेस्ट मिलेगा। और बियरर के केस में क्या है, कंपनी को रिकॉर्ड रखने की जरूरत ही नहीं है, जो प्रेजेंट करेगा भैया मेरे को मिलना चाहिए, हमने आगे एंडोर्समेंट चलता रहता है, डिबेंचर आगे आगे एंडोर्स होते जा रहे हैं, तो जो बियरर होगा इंटरेस्ट विल बी गिवन टू दैट पर्सन जो डिमांड करेगा। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ डिबेंचर जो थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर लिया। अब इशू ऑफ डिबेंचर, बार बार कहती हूँ ये इशू ऑफ डिबेंचर मैं बच्चों को बोलती रहती हूँ, इजी है, इजी है। चलिए आइए, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। अब देखिए, डिबेंचर्स डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, डिबेंचर्स पार पे भी इशू हो सकते हैं, और डिबेंचर प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं। तीनों में से कोई भी कैटेगरी हो सकती है। शेयर्स आपके डिस्काउंट पे इशू नहीं होते थे, डिबेंचर आपके डिस्काउंट पे इशू होते हैं, बिल्कुल डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बस एक टाइम लिमिट हो गई है बोलने की भी, ज्यादा बोला नहीं जाता है,
धीरे धीरे रिकवरी हो रही है और सबकी ब्लेसिंग से शायद मैं जल्दी रिकवर होंगी और बहुत सारी वीडियोस लाऊंगी। नई वीडियोस अभी बहुत कम, पिछले 2 महीने से तो नया शूट नहीं किया, आज किया पहला शूट जो कर रही हूँ। और बच्चों से सक्सेस चाहिए, बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए जी, एबीसी लिमिटेड इशू 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। भैया कंपनी क्या करने जा रही है, 10,000 डिबेंचर इशू करने वाली है 100 रुपए वाले, ठीक है जी। उसमें उसने 30 रुपए का रखा है एप्लीकेशन और बाकी अमाउंट मंगा रही है वो अलॉटमेंट पे। तो 100 रुपए में आपका 30 रुपए का एप्लीकेशन है तो 70 रुपए की आपकी होगी अलॉटमेंट। ये तो हुई फेस वैल्यू। 2 इंस्टॉलमेंट में बना मंगा रही है तो पहली इंस्टॉलमेंट बनी एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट बनी अलॉटमेंट। शेयर्स करके डिवेंचर कर दिया तो बच्चों को इतनी बात क्लियर है, ठीक है। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 डिवेंचर। कंपनी ने इशू किए 10,000 डिवेंचर लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 9,000 की एप्लीकेशन भेजी। इट मीन दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। कम लोगों ने हमारे डिबेंचर्स को सब्सक्राइब किया, दैट्स ओके। हमारी एंट्रीज 9,000 से होंगी, ठीक है। गिव जनरल एंट्रीज इन द एबीसी लिमिटेड एंड एग्जिबिट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो डिबेंचर चैप्टर 11th में करा रहे हैं, क्यों? 12th में टाइम सेव करने के लिए। चलो जी, उनके भी काम आ जाएगी ये वीडियो। चलिए जी, पहली एंट्री आपकी बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान रखिएगा ये जो 12% है दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच विल बी पेड। आपको इंटरेस्ट की एंट्री बोली जाती है तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अभी पैसा कंपनी के पास आ रहा है तो ऑब्वियसली आज की डेट में तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, इंटरेस्ट विल बी पेड आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। सिर्फ नामकरण करना है 12% का जो हम लिखेंगे एंट्री में। पहली बार कंपनी के पास पैसा आ रहा है, ध्यान रखिए यहाँ पर हमारे 9,000 डिवेंचर्स 30 रुपए हमारा एप्लीकेशन था, इसके हिसाब से 2,70,000 रुपए पैसा बिजनेस में आ गया इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन पहली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। जो पैसा एप्लीकेशन के नाम से आया वो हमें अपने डेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है, हमें अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में ट्रांसफर करना है, हमें नॉन करंट लायबिलिटी में ट्रांसफर करना है। जान के ये टर्म्स बोल रही हूँ क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आते हैं आपके 3rd बुक में, ठीक है। तो ये आपका जो डिबेंचर अकाउंट है, दिस इज द डेट अकाउंट, दिस इज द लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दिस इज नॉन करंट लायबिलिटी। आपने इस अकाउंट में पैसा कर दिया ट्रांसफर, यूज करोगे आप बीइंग अ कंपनी, आपके पास पैसा आ गया एज अ डेट, आपके पास आ गया, आपको ये पैसा आप अपने बिजनेस में यूज कीजिए। ईयरली आप इंटरेस्ट पे कीजिए, जब टेन्योर पूरा हो जाए इसे रिफंड करना है, तो इसी अकाउंट से उठा के आपको रीपेमेंट भी करना है, ठीक है जी। आगे आइए, इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट थी, ऑब्वियसली अंडर सब्सक्रिप्शन का केस था इसलिए 9,000 के हिसाब से एंट्री हुई है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में अब हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू। भाई अब जगह तो डिबेंचर होल्डर को, टाइम पीरियड चेंज होता है, एप्लीकेशन आ जाए 3 महीने बाद हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, यहाँ डेट नहीं गिवन तो हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। 9,000 इंटू 70 के हिसाब से हमारी अलॉटमेंट थी। तो पहले तो अलॉटमेंट करी जाती है ड्यू, पहले की जाती है ड्यू, भैया जाग जाओ अब तुम्हारा अलॉटमेंट ड्यू हो गया, पैसा भेज दो। तो चलिए जी, ड्यू की एंट्री कैसी होती है, जैसे हमने ये ट्रांसफर की एंट्री करी है। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। 6,30,000 रुपए आ गए, उसके बाद ये पैसा रिसीव हो गया। कभी कभी डिफॉल्ट भी हो जाता है, फिर कॉल इन एरर दिखाते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, ये तो हुई बेसिक 4 एंट्री। अब इसमें बच्चे आपको क्या करना होता है, इसमें ना आपको एक्सट्रैक्ट बनाना होता है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, देखिए जी, आपने सीखी है, अगर ये 11th वाले बच्चे देख रहे हैं और जो लोग पहले कंपनी कर रहे हैं, नॉर्मली जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट है डिफरेंट। जैसा हम पार्टनरशिप में सीख के आए या हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बैलेंस शीट सीख के वैसी नहीं बनेगी, ठीक। अब बैलेंस शीट डिफरेंट तरीके से बनेगी। अब डिफरेंट तरीके से बनेगी तो कंपनी का फॉर्मेट है डिफरेंट, वो है वर्टिकल फॉर्मेट। यहां पर इस चैप्टर में यानी इस पूरी बुक में कंपनी अकाउंट्स में आप पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाते, 3rd बुक में बनाते हैं, ठीक। यहां पर सिर्फ एक्सट्रैक्ट आता है यानी उसका कुछ एलिमेंट आता है, क्योंकि डेटा कंप्लीट हमारे पास इंफॉर्मेशन होती नहीं है तो पूरी हम बना ही नहीं सकते। तो हम जो डेटा गिवन है उसी को ही प्लेस कर रहे हैं। एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूं, जैसे एबीसी लिमिटेड है आपके सामने, ठीक है, उसकी बैलेंस शीट एज एट, यहाँ पे आप डेट मेंशन करेंगे। पर्टिकुलर कॉलम आता है जिसमें पहला कॉलम होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें सबसे पहली चीज आती है शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें शेयर कैपिटल हेड आता है और जिसमें हम दिखाते हैं शेयर कैपिटल। डिबेंचर का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली डिबेंचर में शेयर होल्डर्स फंड नहीं आएगा, सीधा नॉन करंट लायबिलिटी आएगी और हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो हमने 9 लाख रुपए रिसीव किया। 9 लाख कैसे रिसीव किया कि हमारा 9,000 डिबेंचर्स थे 100 रुपए वाले,
ठीक है, दैट अमाउंट यू आर एबल टू रिसीव। और इसके बाद हमारी एसेट्स क्या हुई, ऑब्वियसली ये पैसा हमें रिसीव हुआ है तो एसेट साइड में उसे कैश, करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाए जाएंगे। हमारा जो कैश होता है वो हमारा करंट एसेट्स में रिफ्लेक्ट होता है और उसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रिफ्लेक्ट करते हैं। जब तक आपने 11th की या जब तक आपने पार्टनरशिप की तब तक कैश वर्ड यूज होता था, कैश इन हैंड यूज होता था। कंपनी के बैलेंस शीट में आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना है। जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसके हमें नोट्स टू अकाउंट्स बिल्कुल बनाने होते हैं, ये भी मैंडेटरी चीज है। जो हमने ऊपर इंफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट की, यहाँ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी तो ये सेम सा ही आ जाता है, लेकिन जब थोड़ी डिटेल्ड चीजें आएंगी तो आप उसको और इलेबोरेट करेंगे। वो मैंने सिखा बहुत सारी वीडियोस में, एक्सट्रैक्ट की ही अलग से 3-4 वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमें डिटेल पता है कि 9000 डिबेंचर्स से 12% वाले थे, 100 रुपए वाला था, 9 लाख रुपए हमने जनरेट किया। एसेट्स बताती है, ये एक तरीके से वर्किंग नोट्स है लेकिन इसको लिखा जाता है नोट टू अकाउंट, इसके नंबर होते हैं एंड यू हैव टू रिफ्लेक्ट एंड यू हैव टू मेक प्रॉपरली, ठीक है। कैश में पैसा आया 9 लाख रुपए, इतना काम आपने, बेसिक चीज है जो आपको करनी है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। देखिए जी, हम जो ये डिस्काउंट है ना, इसको हमें जर्नल एंट्री में दिखाना होता है। ध्यान रखिए, डिस्काउंट की जो एंट्री होती है नॉर्मली आपकी अलॉटमेंट के साथ होती है, बट अगर लमसम का केस है तो ऑब्वियसली वो एप्लीकेशन के साथ होगी। कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमारी अभी इंस्टॉलमेंट, हमने अभी जो क्वेश्चन किया उसमें 2 इंस्टॉलमेंट थी, एक एप्लीकेशन थी, एक अलॉटमेंट थी। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल भी आएगी, तो नथिंग इज मेंशन। तो डिस्काउंट एंट्री विल बी शोन विद अलॉटमेंट अकाउंट। और ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट इज अ लॉस फॉर अस, हम डेबिट करना है, नॉमिनल अकाउंट है, बस वही रूल है, उसको कैसे प्लेस करना है वो सीखो मेरे साथ। क्वेश्चन के साथ ही समझाऊंगी। अच्छा, इलस्ट्रेशन 2 ले रहे हैं जिसमें 10,000 डिवेंचर्स हैं बेटा, 12% वाले, 100 रुपीज का डिवेंचर है, 5% डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है। 100 रुपए का डिवेंचर है, 5% निकालोगे तो 5 रुपए का डिस्काउंट कंपनी दे रही है। कंपनी का जो इशू प्राइस बना नाउ 95, ठीक। कंपनी ने क्या किया, 40 रुपए की एप्लीकेशन रखी, 55 रुपीज का अलॉटमेंट किया। तो जरा इसका सम भी अब करके देख लीजिए, तो कितना बन के आया, 95 बन के आया, ठीक है। अब 95 ऐसे बन के आया तो शो द जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग दोस फॉर कैश assuming that the installment were duly collected and or relevant portion of the balance sheet, ठीक है, ठीक है। हम उसको दिखाएंगे, बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। ये हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में 10,000 पे 9,000 की एप्लीकेशन आई थी, या 10,000 पे 10,000 से ही हम एंट्रीज करेंगे। आइए, अब जब हम एंट्री करते हैं, पहली बार एप्लीकेशन का पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। ये हमारी एंट्री बनी। एंट्री कितने रुपए से करी हमने, 40 रुपीज से 10,000 डिवेंचर्स की, ठीक है। जो पैसा हमारे पास आया वो हमने डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो एप्लीकेशन का पैसा आप क्या करेंगे, डिवेंचर अकाउंट में कर देंगे आप ट्रांसफर, जो कि आपकी सेकेंड एंट्री है, ठीक है, ये वाली। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमें डिस्काउंट का ट्रीटमेंट दिखाना है। कैसे, बेसिकली आप देखो 40 की अगर एप्लीकेशन है तो 60 रुपए की आपकी अलॉटमेंट हुई, लेकिन वहां डिस्काउंट है। क्वेश्चन में यहाँ मेंशन कर दिया कि 55 रुपए की वैल्यू है। कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है, आपको डिस्काउंट अपने आप अलॉटमेंट के साथ लगाना है, इफ नथिंग इज मेंशन, ठीक है। तो आप देखिए, हमारा जो अलॉटमेंट में पैसा आया वो 55 रुपए के हिसाब से आया, 55 इंटू 10,000, ठीक है। 5 रुपए का हमारा डिस्काउंट हुआ 10,000 शेयर्स पे। मैंने अभी बताया डिस्काउंट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, डिस्काउंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो फेस वैल्यू कितनी है, पूरी फेस वैल्यू उसकी बनी 60 रुपए की, 60,000 इंटू 10,000। ध्यान रखना, हमेशा डिवेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू जाती है, क्योंकि वो जो डिवेंचर है, क्वेश्चन दिखा रहा है 55 रुपीज, उसमें डिस्काउंट डिडक्टेड है ऑलरेडी। ये अपना प्रूडेंस यूज करना है आपको। और 60 भी लिखता तो भी हम एंट्री अलॉटमेंट में 55 के हिसाब से दिखाते। ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और इसी वजह से गलती होती है। तो ये हमने क्या किया, अभी हमने अलॉटमेंट की ड्यू करने के बाद पैसा हम रिसीव करें, और क्वेश्चन कह रहा है कि सारा पैसा रिसीव हो गया, दैट्स ओके। हम पैसा जब रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, फर्म के बैंक में पैसा आ रहा है थ्रू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब ध्यान रखिए, अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है, लॉस जब भी होता है उसको राइट ऑफ करना होता है, उसका भी एक प्रोसीजर है जो समझना है। नॉर्मली अगर प्रीमियम, वैसे अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, नॉर्मली अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा पड़ा है तो किसी भी तरीके का लॉस सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होगा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा कम पड़ जाता है
तो हमें अपने लॉस को राइट ऑफ स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से करना है, क्योंकि यहाँ P&L अकाउंट नहीं बनता, यहाँ स्टेटमेंट बनती है प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक, वहां से राइट ऑफ होगा। पर पहला नंबर प्रीमियम का आएगा, दूसरे इंस्टेंस पे आप स्टेटमेंट P&L से करेंगे। ये ऑर्डर ध्यान रखना है, इस ऑर्डर की जरूरत है, आगे और क्वेश्चंस में भी कवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब देख उन्होंने लिखा भी हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्रीमियम का क्वेश्चन था ही नहीं। अगर आप ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इसकी यहाँ जरूरत ही नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है तो बिल्कुल आप पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद अगर कमी पड़ती है तो स्टेटमेंट P&L करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीमियम का था नहीं, प्रीमियम में पैसा है नहीं, तो आपको प्रीमियम यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं है। बताया हुआ है उन्होंने, ठीक है, बट आपको स्टेटमेंट P&L ही लिखना है, क्योंकि ये प्रीमियम इसमें है ही नहीं। अगर क्वेश्चन कहता है कि हाँ प्रीमियम में 10,000 पड़े हैं, 15,000 पड़े हैं, तो बिल्कुल यू हैव टू यूटिलाइज दैट अमाउंट। इफ अमाउंट इज इनसफिशिएंट, इन दैट केस यू हैव टू गो टू स्टेटमेंट P&L टू राइट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट को हमने नलिफाई कर दिया, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। इसके बाद आपको इसे बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करना है। समझाना तो मुझे पड़ेगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्टिव बच्चे गलत करते हैं 12th में, ठीक है। देखिए जी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस आपके सामने ये पहला हेड होता है। दूसरा होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट कैसे बनती है समझाई हुई है, अब नहीं समझाऊंगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे 9.5 लाख रुपए गए। क्यों 9.5 लाख रुपए गए हैं? क्योंकि 40 + 55 हमारे पास 95 रुपीज आए हैं बेटा, 10,000 शेयर्स पे, ठीक। अब ये हमारे पास जो आए हैं, अब ध्यान रखिए आपको क्या करना है, ये जो आपने वैल्यू आई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपने ये दिखाई, यहाँ देखिए सर नीचे रिजर्व एंड सरप्लस में इन्होंने ये दिखा रखा है, ध्यान से देखिएगा। सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, हम ये राइट ऑफ कर रहे हैं 50,000 रुपए, इसलिए वो नेगेटिव वैल्यू। वैसे हमारे जो डिबेंचर्स की जो वैल्यू है बेटा, वो है हमारी 10 लाख रुपए, क्योंकि वो हमारे 10,000 वाले डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से 10 लाख के बने। हमने वर्किंग नोट में दिखाया, तो बेसिकली अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो सिर्फ 9.5 लाख रुपए आ रहा है। ये रिफ्लेक्शन बनाना, कैसे शो करना है, यही गलत होता है। क्या चीज कहाँ दिखानी है, यही गलत होता है। एनसीईआरटी को फॉलो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी को तो फॉलो हर टीचर करती है। बुक्स हम कराते हैं, यहाँ क्वेश्चंस कम होते हैं, बट एक रिकैप आपको मिल सकता है। चलिए जी, अब हम प्रीमियम पे बात करते हैं। अब डिवेंचर्स हमारे फेस वैल्यू अगर 10 रुपए की है या 100 रुपए की है, उससे ज्यादा वैल्यू पे इशू कर रहे हैं। प्रीमियम कब मिलता है? देखिए कंपनी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, ज्यादा पैसे भी रखेगी ना तो लोग ले लेंगे इनके डिवेंचर्स, तो वो हम अपनी गुडविल को एनकैश कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम की एंट्री क्वेश्चन करते हैं प्रीमियम का। ये देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है आपका, इन्होंने बोला 2000 डिवेंचर्स 10% इंटरेस्ट वाले 100 रुपए के हम इशू करने वाले हैं, जिसमें एप्लीकेशन 50 रुपए रखी है, अलॉटमेंट हमने 60 रुपए रखा है, तो बेसिकली 110 रुपए में डिवेंचर इशू हो रहा है। फेस वैल्यू और इशू प्राइस में जो डिफरेंस है, एक्स्ट्रा मनी में हम इशू कर रहे हैं, तो दिस इज सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 रुपए एक्स्ट्रा हम मंगा रहे हैं। प्रीमियम की एंट्री भी हमें अलॉटमेंट के साथ दिखानी है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, यहाँ मेंशन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ मेंशन है, अच्छी बात है, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो आपको उसी के साथ दिखानी है। आगे क्या कह रहे हैं कि these debentures are fully subscribed and all the money were received, record journal entries and show the amounts how to appear in the balance sheet। आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 1 लाख रुपए हमारे पास आया। कैसे निकला? 50 रुपए का था हमारा, और हम 2000 डिवेंचर्स यहाँ पे इशू कर रहे थे, ठीक है। ये आ गया आपका 1 लाख रुपए। इसके बाद जो पैसा एप्लीकेशन पे आया वो हमने कहाँ ट्रांसफर किया? डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया। बंच में एंट्रीज होती है, 2-2 एंट्रीज बनती हैं हर एक इंस्टॉलमेंट की। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? अब हम अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये एंट्री गलत होती है। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कैसे अमाउंट डालनी है सीखिए। देखिए जी, हमने ऊपर मंगा लिए थे, 1 मिनट क्वेश्चन देखना है मुझे, 50 रुपए, तो और हमने यहाँ पर 60 रुपए मंगाए हैं अलॉटमेंट पे, 10 रुपए एक्स्ट्रा मंगाए हैं प्रीमियम के। बेसिकली हमारी जो अलॉटमेंट है ना बेटा, वो 50 रुपए की ही है, तो अलॉटमेंट पे तो पैसा हमारा जो जाएगा, जो फेस वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, 50 रुपीज इंटू 2000 मैं लिख रही हूं, और 10 रुपीज इंटू हमारा 2000, और यहां पे दिखाएंगे 60 रुपीज, सॉरी 60 रुपीज 60 इंटू 2000,
जब अलॉटमेंट पे कॉल किया जा रहा है 60 रुपए के हिसाब से, जिसमें से 10 रुपए प्रीमियम के हैं, 50 रुपए डिबेंचर के। डिबेंचर की फेस वैल्यू ही दिखाई जाएगी और 10% डिबेंचर अकाउंट में आप दिखाएंगे 1,00,000 रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम में आप दिखाएंगे 20,000 रुपए। तो टोटल अलॉटमेंट पे जो पैसा आया वो 1,20,000 आया। इस रिजर्व को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम लिखिए। 3 साल पहले सीबीएसई ने बोला और कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग ये 2 सिक्योरिटी प्रीमियम हो चुका है। रिजर्व, अब देखो जब मैं पढ़ी थी ना, मैंने 12th की थी 1999 में, ठीक, हम लिखते थे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक। उसके बाद जब हम पढ़ाने लगे तो आ गया कि आपको अकाउंट बनाना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब पिछले 2 साल से फिर से कंपनी लॉ ने ये चेंजेस करे हैं कि इसका नाम सिक्योरिटी प्रीमियम ही रखना है तो ये रिजर्व ही, लेकिन इसके आगे से रिजर्व हटा दिया। बट अभी पूरी एनसीईआरटी में दिख रहा है, लेकिन अगर आप जो टेक्स्ट बुक देखेंगे वहां रिजर्व वर्ड अब नहीं मिलेगा। लास्ट 2 ईयर्स की पहले की बुक्स जो देखोगे उसमें रिजर्व मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो पैसा मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, बैंक वाली एंट्री के साथ प्रीमियम नहीं दिखाया जाता, प्रीमियम हमेशा ड्यू वाली एंट्री के साथ दिखाया जाता है। तो आपको जब पैसा मिला 1,20,000 के हिसाब से मिला, ठीक है। इसके बाद हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखिए रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट दिखाई जाती है जो आपको 20,000 मिली। आपके 2,000 डिबेंचर से 10 रुपए वाले, सॉरी 100 रुपए वाले 2,00,000 रुपए आपके पास ये आए, तो टोटल 2,20,000 रुपए आए। आपकी करंट एसेट्स में कितना कैसा रिसीव किया, ये आपने 2,20,000 रुपए दिखाया। ये आपको वर्किंग दिखानी है। बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट सीखना है तो वो अलग वीडियो में है, बुक में भी देख सकते हैं और वो 3rd बुक में आता है। यहाँ तो सिर्फ एक्सट्रैक्ट आता है। और ये डेटा कैसे कैलकुलेट हुआ, नोट्स टू अकाउंट बिल्कुल दिखाने हैं। ये वर्किंग नोट्स नहीं है, जिसे दिखाओ ना दिखाओ वाला ऑप्शन नहीं है, ये कंपनी में रूल है, ये आपको नीचे दिखाना है, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाएगा एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मुझे भी आदत बोलने की पड़ी हुई, इतने साल से एसपीआर ही बोल रही थी, अब 2 साल से कंपनी लॉ ने चेंज कर दिया कि सिक्योरिटी प्रीमियम बोलना है। मेरी पुरानी वीडियोज में आप देखोगे तो एसपीआर ही बोल रही हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोल रही हूँ। फिर जो नई बनाई उसमें फिर से अपने आप को बदला सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। अब ये लॉ ही चेंज कर दे तो हम क्या करें, ठीक है जी। बोरोइंग क्या है आपकी, 2,000 डिबेंचर 10 रुपए वाले 100 रुपए के हिसाब से कितना पैसा आया, कैसे दिखाया है, ये नोट्स हमें बताने हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट कैसे निकली, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की अमाउंट कैसे निकली, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पैसा कैसे आया। यहाँ तो अभी छोटा छोटा पॉइंट है, इसके अंदर बहुत डिटेल्स होती है जो हम समझाते हैं। आइए अब आपके सामने एक और केस आ रहा है, देखते हूँ एक मिनट। ये क्वेश्चन मैं कहूंगी आप खुद कर लो इलस्ट्रेशन 4, क्योंकि ऊपर एंट्री इसी कवर होगी। मैं तो रिवीजन करा रही हूँ, तो रिवीजन केस में मैं सारे केसेस कवर करूंगी। इसमें ऊपर वाली चीज दोबारा से आ रही है, थोड़ा डिटेल्ड आ रहा है, बस इसमें जो डिफरेंस आ रहा है बेटा, चलो ये हाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ गई, ये आपको एंट्रीज मैंने डिस्कस नहीं की है, कर लेते हैं। चलिए जी, 5,000 डिबेंचर्स थे 10% वाले 100 रुपए के, जिसमें 25 रुपए एप्लीकेशन है, 45 रुपए प्रीमियम है के साथ अमाउंट है और फर्स्ट कॉल है। हमेशा टोटल करके जरूर देखिएगा। तो 40 रुपए यहाँ हो गए, 40 40 50 हो गए, 50 60 70 और एक 80, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली 10 रुपए प्रीमियम हमें मंगाया है और वो कह रहे हैं कि यहाँ इंक्लूडेड है। तो जो प्रीमियम की अमाउंट है, तो प्रीमियम की अमाउंट हमने जो मंगाई है वो अलॉटमेंट के साथ मंगाई है। आइए पहली बार 25 यहाँ लिख लेती हूँ, मैं भूल जाऊंगी क्योंकि ऊपर चला जाएगा मेरा। 25 45 और 40 टोटल करके देख लेना, फेस वैल्यू से ज्यादा होगा। पहली एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, जो आपको 25 रुपए के हिसाब से करनी है, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। जो पैसा एप्लीकेशन में आया उसको आपने ट्रांसफर किया अपने डिवेंचर अकाउंट में। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारा 10 रुपए का प्रीमियम था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 रुपए के हिसाब से नंबर ऑफ डिवेंचर्स थे आपके 5,000, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा आपका 35 के हिसाब से नंबर ऑफ डिवेंचर थे 5,000 और यहाँ जाएगा 45 रुपए के हिसाब से नंबर ऑफ डिवेंचर थे 5,000। यही गलती होती है, किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमने क्या किया, अलॉटमेंट ड्यू किया, अब हम अलॉटमेंट को कर रहे हैं रिसीव कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, हमने ये एंट्री दिखा दी। इसके बाद आपने करनी है फर्स्ट कॉल ड्यू। ये 3rd इंस्टॉलमेंट आ रही है, जो आपकी फर्स्ट कॉल बेटा आ रही है, देखो ध्यान से। फर्स्ट कॉल हमारी थी 40 रुपए की, 40 रुपए की फर्स्ट कॉल अगर हमारी थी
तो 40 रुपीज़ इंटू 5,000 2 लाख रुपए की बनी फर्स्ट कॉल। पहले आप ड्यू करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कभी फर्स्ट कॉल अलग होती है, सेकंड कॉल अलग होती है। ये फर्स्ट एंड फाइनल 3 इंस्टॉलमेंट में काम होगा, कभी कभी 4 भी आएंगी। ठीक है, इसके बाद पैसा आ रहा है तो वो हम रिसीव कर रहे हैं, तो हमने यहाँ रिसीव किया। अब जब हम ये ध्यान रखना, हम इंस्टॉलमेंट्स नहीं दिखाते बैलेंस शीट में, टोटल अमाउंट आती है। अब रिफ्लेक्शन देख लीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे आया, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिखाया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। कहाँ से निकल के आया, वो नोट नंबर 1 से निकल के आया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कहाँ से पैसा आया, हमारे 5,000 डिवेंचर्स थे, 100 रुपए वाले, फेस वैल्यू जाती है, विद प्रीमियम अमाउंट नहीं जाती है। इसके बाद कैश में कितना पैसा है, 5,40,000 रुपए। कैसे एक्सट्रैक्ट बनाना है, बिल्कुल सामने बना हुआ है, इसी को कॉपी करना है। अमाउंट कैसे डालनी है वो मैंने डिस्कस कर लिया। ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा, ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर्स करके आए हो, पता है आपको। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है कि हमने 10,000 डिवेंचर्स इशू किए, पब्लिक ने 15,000 की एप्लीकेशन भेज दी। हम कुछ पैसा वापस दे देते हैं, कुछ पैसा हम रिफंड कर देते हैं, और कुछ पैसा हम रख लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे फीस क्वार्टर ले रही हूँ, यही एग्जांपल मैं नॉर्मली देती हूँ। जो मेरी फीस है फर्स्ट क्वार्टर में आपने थोड़ा एक्सेस अमाउंट दे दी, तो वो मैं रिफंड ना करके नेक्स्ट क्वार्टर में एडजस्ट कर दूंगी। वही यहाँ हो रहा है कि आपका पैसा ज़्यादा आ गया है, तो उसको मैंने क्या किया, आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में यानी अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया। कैसे एडजस्ट होता है वो हम ओवर सब्सक्रिप्शन में सिखाने वाले हैं, क्वेश्चन के साथ ही कराऊंगे। अब ओवर सब्सक्रिप्शन जो आ रहा है गलत होता है, यही ज़्यादा गलत होता है, और ये शेयर्स में ज़्यादा परेशान करता है। डिवेंचर में डिफ़िकल्ट नहीं है, बच्चे कर लेते हैं। आइए इलस्ट्रेशन 5 पे डिस्कस करते हैं। एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स। मार्क कर लो चीज़ें क्या क्या हैं। 100 रुपये वाला डिवेंचर है, 40 रुपये की एप्लीकेशन है, 60 रुपये की इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट है। सम करोगे 100 रुपये का आया एट पार, यानी 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये में आप इशू करने वाले हैं। पब्लिक ने 14,000 के हिसाब से पैसा भेज दिया। देखो जी, आप 10,000 शेयर्स इशू कर रहे थे, पब्लिक ने 14,000 के हिसाब से पैसा भेज दिया। जितने की हमने डिमांड की थी उससे ज़्यादा पैसा आ गया तो प्रोराटा तो होगा। ठीक है, कैसे होगा, एप्लीकेशन फॉर 9,000 वर एक्सेप्टेड इन फुल एंड एप्लीकेशन फॉर 2,000 वाज अलॉटेड एज। चलो इसकी यहाँ टेबल बनानी पड़ती है, बना रही हूँ, स्पेस बनाना पड़ेगा मुझे। इन्होंने क्या बोला, एप्लीकेशन फॉर 9,000 वर एक्सेप्टेड फुल। जिन्होंने 9,000 मांगे ना, उनको हमने पूरे 9,000 डिवेंचर्स दिए। जिन्होंने 2,000 की डिमांड करी, ध्यान से देखना, उनको कंपनी ने 1,000 शेयर्स दिए, सॉरी डिवेंचर्स। अब ध्यान से देखो आपके टोटल कितने थे, ये हैं आपके अप्लाइड और ये हैं आपके अलॉटेड। ये टेबल बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, अब 9,000 वालों को 9,000 फुल कहा, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा फॉलो करना है। इन्होंने बोला, उसके बाद जिन्होंने 2,000 डिवेंचर्स की डिमांड की, कंपनी ने 1,000 डिवेंचर्स थी। पहले आप देखो टोटल कितना था, मैंने सबसे पहले मार्क किया था, अलॉटमेंट करना था हमें सिर्फ 10,000 डिवेंचर्स का, और एप्लीकेशन आई 14 की। ठीक है, बीच में एक और स्लॉट निकल के आ रहा है। कैसे, 9 + 2 11 हुए, नीचे टोटल कितना 14, तो बचा 3,000। और इधर भी देखो 9 + 1 1,000, सॉरी 9,000 + 1,000 10,000 पूरे हो गए, यानी ये 3,000 वालों को हमने कुछ नहीं दिया, इनको करेंगे हम रिफंड। ये हमें टेबल बना के ही निकालना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। और इसको एंट्री में कैसे दिखाना है, यही गलत हो जाता है। आ जाओ, देखो अब इसमें ना बच्चे आपको दिक्कत अमाउंट डालने में आएगी, और मैं सब दिखा रही हूँ कैसे डालना है। देखिए जब सबसे पहले बार पैसा आया ना, एप्लीकेशन आई, हमने जब इशू किए 10,000 डिवेंचर इशू किए, पब्लिक ने 14,000 के हिसाब से पैसा बेचा, तो अब पैसा तो 14 के हिसाब से आया, एक्स्ट्रा रिफंड होगा। तो देखो जी, पहली बार जब एप्लीकेशन की एंट्री होगी, 14,000 डिवेंचर्स कितने के हिसाब से थे, मैंने फेस वैल्यू नहीं देखी, एप्लीकेशन 40 की है और अलॉटमेंट 60 की है, तो ये 40 के हिसाब से हमारे पास एप्लीकेशन आया। ठीक है, 5,60,000 रुपये। सेकेंड एंट्री होती है गलत, सेकेंड ही गलत हो गई, पहली एंट्री के नंबर नहीं है, सेकेंड एंट्री गलत हो गई तो आगे पूरा क्वेश्चन गलत। देखो 5,60 आए, कैसे डिवाइड करने हैं, देखिए जी पहली एंट्री को समझो। एप्लीकेशन का पैसा हमें कहाँ ट्रांसफर करना होता है,
डिवेंचर अकाउंट में। ये तो हम बेसिक एंट्री भी पीछे सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ना कुछ रिफंड हो रहा है, तो रिफंड हम टू बैंक से इसे कर रहे हैं रिफंड, लेकिन कुछ पैसा हम एडजस्ट कर रहे हैं, और जो एडजस्ट कर रहे हैं वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जा रहा है, और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज अलॉटमेंट, तो वहीं रिस्पेक्टिव अकाउंट में कर देंगे ट्रांसफर। दिस इज प्रोराटा प्रोसीजर। ठीक, तो हमारी एंट्री बनी, एप्लीकेशन का पैसा जितना फेस वैल्यू डालनी थी एप्लीकेशन की डिवेंचर अकाउंट में गई, जितना एक्स्ट्रा अमाउंट हमें आगे एडजस्ट करना है वो ऑब्वियसली नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का है पैसा है, वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया, कुछ रिफंड करना है वो यहाँ से। हमें क्या रिफंड करना है और क्या अलॉटमेंट पर ट्रांसफर करना है वो क्वेश्चन बताएगा। देखिए ध्यान से, मैंने ऊपर टेबल बनाई थी, ये अगर ध्यान हो आपको, ये जो 2000 पे 1000 वाला स्लॉट, कलर बदलते हैं तब समझ में आएगा आपको। ये जो 2000 पे 1000 वाला, ये समझो पहले, बंदे ने अप्लाई किया कि मुझे 2000 डिवेंचर्स दे दो, कंपनी ने उसको सिर्फ 1000 डिवेंचर्स दिए, यानी 1000 डिवेंचर का जो एक्स्ट्रा पैसा है कंपनी ने उसका रख लिया, उसकी अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे। यानी इस केस में स्पेस नहीं है मेरे पास, यहाँ लिख रही हूँ 1000 डिवेंचर्स पे एप्लीकेशन थी 40 रुपए की, हमारे पास 40,000 रुपये एक्स्ट्रा आया हुआ है, और वो हम करेंगे अलॉटमेंट में ट्रांसफर, ये जो 40,000 रुपये हैं। ठीक, रिफंड करना है हमें 3000 डिवेंचर्स का। ठीक है, कितने के हिसाब से पैसा आया था? 40 रुपये के हिसाब से आया था, ये करेंगे हम रिफंड एज पर क्वेश्चन। ठीक, अब जो डिबेंचर अकाउंट में जाता है वो फेस वैल्यू जाती है जितनी कंपनी इशू कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। कंपनी उतना ही पैसा रख सकती है जितना कि उसने एप्लीकेशन निकाली थी, तो उसने तो 10,000 डिबेंचर्स की निकाली थी, 40 रुपये का हमारा एप्लीकेशन का पैसा था, वो गया 4 लाख। ये एंट्री सबसे ज़्यादा ट्रिकी है, और यही एंट्री बच्चे करते हैं मोस्टली गलत। ये गलत करते ही आगे का क्वेश्चन आप सही कर नहीं सकते। शेयर्स में तो इस एंट्री का इतना गंदा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि तो वो 6 मार्कर होते हैं, और प्रोराटा ही बच्चे, प्रोराटा ही समझ नहीं आता आखिरी तक। अभी तक समझा रही हूँ, ये मैं वीडियो लॉन्च कर रही हूँ जनवरी में, अभी तक कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉल करके मैडम दोबारा बता दो। एक्चुअली आता है, उसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है, वो समझना पड़ता है। वैसे क्वेश्चंस भी मैंने बना रखे हैं शेयर्स में, तो आगे आइए। अब ध्यान से सुनना, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्या थी? अलॉटमेंट पहले करते हैं ड्यू और फिर करते हैं रिसीव। अलॉटमेंट बेटा आपकी कितने की थी? शायद 60 रुपए की थी ना, 60 रुपीज के हिसाब से 10,000 पे आपका 60 लाख रुपए आपका हुआ ड्यू। प्रीमियम वीमियम कुछ था नहीं, लेकिन जब आपको बेटा रिसीव करेगा तो ध्यान रखना, फिर से कलर चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे पॉइंट समझाना है। ये देखो आपके पास अलॉटमेंट में पहले से ही 40,000 रुपये आ रखे हैं, तो वो तो अब बंदा दोबारा नहीं भेजेगा ना, वो तो नहीं देगा ना दोबारा। तो आपने क्या करना है, आपको पैसा जो मिलना था वो 6 लाख मिलना था, ठीक है। 6 लाख में से 40,000 ऑलरेडी आए हुए हैं, तो बाकी बचा हुआ पैसा 5,60,000 रुपये आप रिसीव करेंगे। ये होती है गलती, और ये था आपका प्रोराटा, ठीक है जी। प्रोराटा के बाद आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको बेसिकली समझनी है, और इसका क्वेश्चन 100% बोर्ड में आएगा, 100%। अगर लॉन्ग में कवर नहीं किया तो एमसीक्यू में कवर कर देंगे, 3 मार्कर में कवर कर देंगे, 6 मार्कर में कर देंगे, करेंगे ज़रूर। समझने वाली चीज़ है, अच्छी एंट्रीज होती हैं, सीखिए। मैं सीधा एंट्री नहीं समझा रही, सीधा क्वेश्चन के साथ करा रही हूँ। ये अदर देन कैश का मतलब क्या है? देखो जी, हमने एप्लीकेशन निकाली, हमने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि भैया हमें पैसे की ज़रूरत है, पब्लिक, हमने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, डिवेंचर इशू किए, पब्लिक ने पैसा भेज दिया, कैश में आया, ठीक, थ्रो बैंक आया। लेकिन कभी कभी कंपनी क्या करती है, किसी के रेडीमेड बिजनेस खरीद लेती है, किसी से एसेट्स खरीद लेती है, उसके बदले में अपने डिवेंचर्स दे दी, कैश नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, आपके पास एसेट्स आ रही हैं, आपके पास पूरा का पूरा बिजनेस आ रहा है। जब आप पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं और उसके बदले में आप अपनी कंपनी के डिवेंचर्स दे रहे हैं, तो वो जर्नल एंट्री आपको करनी है, ठीक है। वो जर्नल एंट्री जब आप करेंगे तो आपको कैसे दिखाना है वो मैटर करता है, सिखा रहे हैं। आइए, आशीर्वाद लिमिटेड purchased assets of the book value of 2 lakh rupees from the another company and agreed to make the payment of purchase consideration by 2000 10% डिवेंचर of rupees 100 each, that matters। आपको देखना है कि ये डिवेंचर्स पार पे जा रहे हैं,
प्रीमियम पे जा रहे हैं या डिस्काउंट पे जा रहे हैं, क्योंकि एंट्री में वही चीज़ है जो गलत होती है। यहाँ पर तो बोला 100 रुपये में ही जा रहे हैं, तो मतलब पार पे जा रहे हैं, फेस वैल्यू पे ही जा रहे हैं। आइए, आपने क्या किया, सबसे पहले आपके पास एसेट आ रही है, ठीक। जब आपका एसिड आ रही है तो एसिड अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जो आपका वेंडर है, जो आपका सेलर है। ध्यान रखिएगा, वेंडर का अगर नाम दिया हुआ है तो नाम लिखेंगे, XYZ लिमिटेड लिखा है तो बिल्कुल आपको नाम लिखना है, अगर नाम नहीं गिवन तो आप वेंडर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर वेंडर को हम क्या कर रहे हैं, वेंडर को हम डिबेंचर दे रहे हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट 2 लाख रुपए, ठीक है जी। ये आप 2 लाख रुपए आप उसको डिबेंचर्स दे रहे हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रायल लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ ₹2,20,000 फ्रॉम अनदर कंपनी, एग्रीड टू मेक द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 2,000 डिबेंचर ऑफ 10% डिबेंचर ₹100 एट द रेट ऑफ 10% प्रीमियम। ध्यान से सुनना, जब भी कभी परचेज कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन आए, कैश वाला क्वेश्चन ना आए, तो एक फॉर्मूला निकालना है आपको। हमें हमेशा नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने होते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, ठीक है। अब जैसे इस केस में 100 रुपये वाला डिबेंचर 10% प्रीमियम पे आप इशू कर रहे हो, तो मतलब आप 110 रुपये पे इशू कर रहे हो। परचेज कंसिडरेशन आपका कितना है, 2,20,000 रुपये का, ठीक। कितने में आपका सौदा हुआ, कितने में आपने एसेट खरीद, कितने में आपने बिजनेस खरीदा, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इज 110। डिवाइड कर लो तो आपके 2,000 डिवेंचर आ गए। यहाँ पे तो 2,000 डिवेंचर बता रखे थे, कई बार नहीं बताए होते, निकालने होते, मैंने निकालने सिखा दिए। आइए, सबसे पहले आप एसेट्स खरीद रहे हैं। एसेट जब आप खरीद रहे हैं, जो पहले एंट्री की थी सेम कर रहे हैं, आप 2,20,000 रुपये के एसेट खरीद रहे हैं टू वेंडर अकाउंट, ठीक। अब वेंडर को आप क्या कर रहे हैं, आप जो डिबेंचर्स दे रहे हैं वो विद प्रीमियम वाला केस है, तो अब एंट्री को ध्यान से देखना, ये कैसे मल्टीप्लाई करके कैसे शो करना, ये गलत होता है। आ जाओ, प्रीमियम आपका कितना था, 10 रुपये का, आपके 2,000 डिबेंचर्स थे। क्वेश्चन ने बता दिए 2,000 डिबेंचर, बोर्ड नहीं बताएगा, आपको निकालने हैं इस फॉर्मूले से जो मैंने अभी आपको सिखाया। इसी पे MCQ आ जाता, नंबर ऑफ डिबेंचर निकलवा लेते हैं, ठीक है। डिबेंचर्स थे 2,000, 100 रुपये वाले, ठीक है। डिबेंचर्स थे 2,000, टोटल वैल्यू 110। मल्टीप्लाई देखो मैंने किसको किससे किया है, दैट मैटर्स। हमेशा डिबेंचर में फेस वैल्यू जाती है, कभी भी विद प्रीमियम और आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू नहीं जाती, यही गलती हो जाती है। और डिस्काउंट का भी पॉइंट करते हैं, आ गया, सारा रिवाइज हो जाता है एक बार ना, अगर हम NCERT से कर लेते हैं। ज़्यादा वीडियो नहीं है, नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था रिवीजन वीडियोस बनाना, और प्लान था पूरी पार्टनरशिप क्या सब कुछ कवर करूंगी, और ये मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया और मेरा सारा प्लान ख़राब हो गया। अब हिम्मत जुटा के आज डिबेंचर की वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बच्चों को चाहिए यार, मुझे लगता है कोई भी बच्चा देख रहा है, चाहे चैनल इतना पॉपुलर नहीं है, बट मेरा ना पर्सनल इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है, अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाती हूँ कि मेरे बच्चे एक बार रिकैप ले लें। पूरा रिकैप दोबारा नहीं दिया जा सकता, तो जिनको पढ़ना है वो बिल्कुल लेंगे। नेशनल पैकिंग कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ ₹1,90,000 फ्रॉम अनदर कंपनी, एग्रीड टू मेक द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। 2,000 के डिबेंचर्स हैं, 10% वाले, 100 रुपये वाले, 5% डिस्काउंट। देखो जी, यहाँ भी 2,000 डिबेंचर बता दिए, नहीं बताएगा बोर्ड। सुनो, हमने अभी फॉर्मूला किया था नंबर ऑफ डिबेंचर्स का, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन आपका मार्केट प्राइस 1,90,000 रुपये का है। देखिए ध्यान से, हम उसको 5% डिस्काउंट पे कर रहे हैं, यानी 100 रुपये वाली चीज़ 95 में इशू कर रहे हैं। आप करेंगे, आपके 2,000 आ जाएंगे डिबेंचर्स। जो ये 2,000 डिबेंचर दे दिए हैं, नहीं देगा बोर्ड, ध्यान रखना। आ जाओ, क्योंकि अगर ये 2,000 वाली बात बता देते तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, देता नहीं है बोर्ड। सन्ड्री एसेट्स हमने कभी, क्योंकि आपको NCERT सिखा रहा है तो उसने शुरू में इजी डाल दिया। 1,90,000 रुपये कैसे आए, सुनो ध्यान से। आपके थे 2,000 डिबेंचर्स, नहीं ये तो क्वेश्चन नहीं बताया, सॉरी क्वेश्चन नहीं बता दिया। 1,90,000 रुपये की हमारे पास एसेट आ रही है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। इसके बाद अगली एंट्री पे आइए। सॉरी, फाइल बंद हो जाती है, कभी कभी कुछ गलत प्रेस हो जाता है मुझसे। चलिए, अब वेंडर अकाउंट डेबिट 1,90,000 रुपये, डिस्काउंट लॉस है, डेबिट होगा, कर दिया लॉस, यहाँ गया। अब यहाँ ध्यान रखना, डिबेंचर्स तो 2,000 थे ना, ठीक है, 100 रुपये के वाले थे, 5% का डिस्काउंट
यहाँ पे तो 190 हमें गिवन है, वो हमने दिखा दिया। और अगर आप ध्यान में रखें तो 2000 इंटू 95 करेंगे, क्योंकि 95 पे आपके इशू हैं, तो ये वैल्यू ऐसे निकली। मैंने वैल्यू कैसे निकलती, किससे मल्टीप्लाई होना है, यही गलत हो जाता है। ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर फिर से इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया है, हल्का सा डिस्कस करूँगी, डिटेल में नहीं जाऊँगी। 99,000 की हमने एसेट्स लिए हैं, हमने एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, बेटा मैंने तीनों डिस्कस कर लिए यहाँ पे। तो ये तीनों केस में आपको एंट्री करनी है। पहले तो आपकी एसेट आ रही है, ठीक है जी। उसके बाद आप वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ये हमारी 99 में ही जा रही है क्योंकि एट पार वाला केस है। फिर ये डिस्काउंट वाला केस आ रहा है, डिस्काउंट की अमाउंट कैसे निकालनी है देख लो जी। डिस्काउंट हमारा 10% बोला था, तो आपको उसके हिसाब से दिखाना है। मैंने पीछे समझा दिया है कैसे निकालना है, वो किया हुआ है। हमेशा डिवेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू जाती है, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद तीसरी एंट्री होगी प्रीमियम की। अब देखिए फर्स्ट एंट्री जो होती है ना एसेट वाली, जो एसेट एक्विजिशन वाली, वो तो रहेगी सेम। ये पार का केस है, ये डिस्काउंट का केस है, और ये प्रीमियम का केस है। क्वेश्चन खुद करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा पॉइंट तो पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट करके। चलिए जी, इसके बाद एक और चीज़, अभी तो था एसेट खरीदना, अभी ऐसे केसेस होंगे जिसमें पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर करेंगे, वो भी दिखाना है। और उसमें भी कुछ गुडविल और कुछ चीज़ें आती हैं कैपिटल रिजर्व की, तो वो करते हैं डिस्कस। चलिए जी, अब हम केस डिस्कस कर रहे हैं बेटा, जिसमें हम पूरा का पूरा बिजनेस ले रहे हैं। 2 पार्ट्स में बनाऊंगी ये वीडियो, सारा मैं एक ही पार्ट में नहीं करूंगी क्योंकि मैं उतना अब बोल नहीं पाती हूँ, दिक्कत ये होगी। नहीं तो लंबी लंबी वीडियोस बहुत बनती थी, उतना अब कैपेबिलिटी नहीं रही। चलिए जी, रोमी लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ ₹20 लाख टू कवर क्रेडिट। देखिए एसेट्स भी आ रही हैं और लायबिलिटी भी आ रही है, ध्यान रखिए पूरा बिजनेस लेते हैं बेसिकली, ठीक है। और हम उसे 8% डिवेंचर ₹100 वाले एट पार पे दे रहे हैं। अब एट पार, एट प्रीमियम में डिस्काउंट है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आइए एंट्री सीखिए, एंट्री मेजर चीज़ है। एसेट आ रही है, सन्डरी एसेट अकाउंट डेबिट आपके पास आ रहा है। हु इज़ द वेंडर, ये कपिल एंटरप्राइज द वेंडर, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है, वेंडर में अमाउंट जाएगी। और जो लायबिलिटी आ रही है ऑब्वियसली उसे आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो क्रेडिट की अमाउंट है। क्वेश्चन में 2 लाख की लायबिलिटी बता रखी है बेटा, 20 लाख की आपको एसेट्स बता रखी है, तो परचेज कंसिडरेशन यानी आपका जो सौदा हुआ वो 18 लाख में हुआ, बैलेंसिंग करके निकाला। अब इसमें और भी चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है, ये सिंपल था, बहुत सिंपल था ये। अब हम जब डिबेंचर दे रहे हैं ना बेटा, यहाँ क्वेश्चन ही बता रहा है कि हमने क्या किया, 100 रुपये वाला डिबेंचर्स है, हमने क्या किया, बंदे को जब हम डिबेंचर्स देंगे तो वो कितने के देंगे। तो आप ध्यान से देखोगे 20 लाख की चीज़ में 2 लाख की लायबिलिटी है, तो 18 लाख रुपए का आपका बेसिकली सौदा हो रहा है, परचेज कंसिडरेशन हो रहा है। तो आपकी कपिल को हम जब डिबेंचर्स देंगे, कपिल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, 8% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ध्यान रखिएगा 18,000 वाले डिवेंचर 100 रुपये में आप इशू कर रहे हैं, एट पार पे कर रहे हैं, यहाँ कोई इतनी बड़ी ट्विस्ट नहीं आया है। आइए आगे एक और डिस्कस करते हैं, क्योंकि डिस्कस ही करने ज़रूरी है। बेसिक क्वेश्चंस करके मैंने दिखा रखे हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं डिबेंचर की। ब्लूप्रिंट लिमिटेड परचेज द बिल्डिंग ऑफ 1.5 लाख रुपए की बिल्डिंग ले रहे हैं, जिसमें हमारे पास 1,40,000 रुपए की मशीनरी आ रही है, 10,000 रुपये का फर्नीचर आ रहा है, वेंडर हमारा है XYZ, ठीक है। लायबिलिटी 20,000 रुपये की आ रही है, ठीक है। लेकिन हम जब उससे सौदा कर रहे हैं 3,15,000 में कर रहे हैं, ये एक मेजर पॉइंट है। आ रही हूँ क्वेश्चन पर, देखो ये वाला लेवल आता है बोर्ड में, ठीक है। 12% डिवेंचर कर रहे हैं, 100 रुपये वाले हैं, 5% प्रीमियम है। अमाउंट सारी मैंने उठा ली, ठीक है। अब देखते जाइए, देखते जाना क्या है, क्या होने वाला है। देखो जी, बिल्डिंग की अमाउंट गिवन थी 1.5 लाख, पुट कर दी। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास आ रही है, जो भी एसेट आ रही है उसी का नाम लिखेंगे। फर्नीचर हमारे पास 10,000 रुपये आ रहा है, और ये जो गुडविल है ये हम निकाल रहे हैं, समझा रही हूँ। हमारा जो परचेज कंसिडरेशन है, यानी हमारा XYZ से 3,15,000 गिवन है, और हमें बोला था कि 20,000 रुपये की हमारी लायबिलिटी है। क्वेश्चन ऐसा बता रहा है, देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर होगी, ठीक है। एसेट्स डेबिट करोगे, लायबिलिटी क्रेडिट करोगे, परचेज कंसिडरेशन क्रेडिट करोगे, क्योंकि वो वेंडर अकाउंट है, जिस नाम से है, बंदे का नाम दे रखा है XYZ, तो उसका नाम लिखोगे वेंडर का, ठीक है। अब अगर आप बैलेंसिंग करोगे ना, तो आपकी जो एंट्रीज हैं डेबिट और क्रेडिट की सेम नहीं आएंगी। डेबिट साइड पे आपको कुछ डेफिशिएंसी पड़ रही है। अब आप देखिए, आपने क्या किया, 3,15,000 प्लस 20,000, तो 3,15 प्लस 20, 2 और 1 3, तो हमारा बेसिकली जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है बेशा 3,35,000 आ रहा है। अब जब डेबिट का टोटल करोगे, जिसमें आप बिल्डिंग का
प्लांट एंड मशीनरी का और एसिड का। तो जो एसिड आ रही हैं आपकी, ध्यान रखिएगा, वो एसिड की जो वैल्यू आ रही है वो 3 लाख रुपए आ रही है। 3,35,000 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट करके आप 3 लाख रुपए की एसिड खरीद रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं 35,000। क्यों पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा? भैया बंदे का बिजनेस पहले से चल रहा होगा, उसकी हम गुडविल के लिए ही एक्स्ट्रा पैसा पे कर सकते हैं, इसलिए गुडविल अकाउंट हुआ डेबिट। ध्यान से समझने वाली बात है कि लायबिलिटी हमने ज़्यादा ले ली, 3,15,000 रुपये तो हमने उससे सौदा कर लिया, उसके अलावा 20,000 रुपये की हम उसकी लायबिलिटी भी ले रहे हैं और एसिड हमारे पास सिर्फ 3 लाख रुपए की आ रही है। हम उसको पेमेंट यानी ज़्यादा की कर रहे हैं क्योंकि हम उसे ज़्यादा अमाउंट के डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली इफ एक्स्ट्रा अमाउंट वी आर पेइंग ओनली इन केस ऑफ गुडविल, क्योंकि हम रेडीमेड बिजनेस ले रहे हैं तो उस चीज़ का वो रीपेमेंट हमसे ले रहा है। तो 35,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर में हमारी निकली गुडविल। क्वेश्चन आता है बोर्ड में 100%, जिसमें गुडविल कैलकुलेट होगी। अगर आपकी डिफरेंस क्रेडिट में आता तो कैपिटल रिजर्व होगा, शायद आगे क्वेश्चन कवर हो जाए, लेट मी चेक। ठीक है, आइए आगे। इसके बाद, और इसको डिटेल में भी इस क्वेश्चन को कराया हुआ है मैंने, वीडियो अलग से है मेरी इस पे। अब यहाँ पे तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्वेश्चन करके नहीं दिखा रही हूँ, नहीं तो अपने बोर्ड पे भी करके दिखाती हूँ। अब जो वेंडर है भाई साहब XYZ लिमिटेड, 3,15,000 रुपये बेटा यहाँ से आए, ठीक है, उसको जो हम डिवेंचर्स दे रहे हैं और साथ में एक प्रीमियम भी आ रहा है। बेटा ये रिजर्व नाम मत लिखना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखना, ठीक है। हम उसको 3,000 के डिवेंचर्स दे रहे हैं। देखें जी, क्वेश्चन ने बताया था या हमें निकलवाया है? बिल्कुल क्वेश्चन ने नहीं बताया है, और आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करना है सिखा रही हूँ, मैंने पीछे भी सिखाया बट फिर दोबारा सिखा रही हूँ। सिखा रखा है इन्होंने। देखो हमारा फॉर्मूला होता है डिबेंचर्स, कित नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड का परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस या मार्केट प्राइस। हमने 3,15,000 रुपये हमारा परचेज कंसिडरेशन था, इशू प्राइस आएगा विद फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, डिस्काउंट होता तो माइनस हो जाता, तो 5 रुपये का आपका प्रीमियम था, तो 3,000 डिबेंचर निकल के आए। अब देखिए जी, 3,000 डिबेंचर्स पे 5 रुपये का प्रीमियम है, 3,000 डिबेंचर्स पे 100 रुपये की फेस वैल्यू है। वेंडर से हम अगर हम दिखा दें, वो तो वैसे ऊपर से ही आती है, 3,000 इंटू 105। ये अमाउंट्स कैसे कैलकुलेट करनी है, ये वाली आपसे सिंगल एंट्री भी और ये वाली एंट्री MCQ में भी करा ली जाती है अलग से डेटा देके। यही क्वेश्चन दिया जाएगा और ये एक एंट्री करवा लेंगे और MCQ में ये 3 नंबर में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। आइए, अब कैपिटल रिजर्व भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। ए लिमिटेड ने 3 लाख रुपए की एसेट ली, चलो जी एसेट दिखा दी। लायबिलिटी ली 10,000 की, लायबिलिटी दिखा दी। हमने क्या किया, हमने बंदे से परचेज कंसिडरेशन 270 का है, वेंडर अकाउंट को हमने दिखाया 270 से, ठीक है। इसके बाद अब देखो ध्यान से, आपका 3 लाख की एसेट्स आ रही हैं और हमारी जो लायबिलिटी है बच्चे 270 प्लस 10 280 की। लायबिलिटी कम की है, एसेट ज़्यादा की आ गई, तो हमारी तो कैपिटल एसेट ज़्यादा की होगी, तो वो उसे क्या कहेंगे हम, उसे बोलेंगे हम कैपिटल रिजर्व। ये जो कैपिटल रिजर्व निकला, ये बैलेंसिंग फिगर में निकला, यानी लायबिलिटी कम है, एसेट ज़्यादा है, तो जो दोनों का डिफरेंस है बैलेंसिंग फिगर में जो ट्रांसफर होगा वो कैपिटल रिजर्व में होगा, कि आपका एक और रिजर्व क्रिएट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिटल एसेट जो आपने ज़्यादा अमाउंट की ले ली, ठीक है। या तो गुडविल होता है, कैपिटल रिजर्व होता है। कैपिटल रिजर्व क्रेडिट करना है क्योंकि हमारे लिए रिजर्व क्रिएट हो रहा है, लायबिलिटी हम गुडविल हम पे कर रहे हैं इसलिए हम डेबिट करना है। आइए अब अगली एंट्री देखिए, समझने वाली है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व नहीं लिखना है बेटा। अब यहाँ पर भी ये बात ध्यान रखना है, हमारा डिस्काउंट कितने का था बेटा, नहीं प्रीमियम था हमारा 20% का। 100 रुपये वाला 20% प्रीमियम पे 100 रुपये पे 20% निकालेंगे तो 20 रुपये का निकल के आ गया। फेस वैल्यू बनी हमारी 100 रुपये, 100 पे हमने 20 रुपये प्रीमियम जोड़ा तो हम जोड़ने के बाद हमारे 120 रुपये हो गए, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन 2,70,000 का था, 2,70,000। फॉर्मूला क्या है, 2,70,000 रुपये परचेज कंसिडरेशन है डिवाइडेड बाई 120 आपका इशू प्राइस या मार्केट प्राइस। तो आपको जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स बच्चे निकल के आएंगे वो 2250 निकल के आएंगे, ठीक है। कैलकुलेट करने सिखाए तो 2250 इंटू प्रीमियम अमाउंट 20 रुपये, 2250 इंटू फेस वैल्यू 100 रुपये, 2250 इंटू फुल मार्केट प्राइस 120 रुपये। एंट्री होगी ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब मैं ना पार्ट बी लाऊंगी, एक चीज़ और बोलूँगी, ये जो इलस्ट्रेशन 3 है
वो भी आप इसी के तरीके का है, वो आप कर लीजिएगा। अगर वीडियो आप आज देख रहे हैं तो बिल्कुल ये आप कर सकते हैं, इसमें ये चीज़ आ रही है। अब मेरा जो पॉइंट बचता है, एक कोलेट्रल वाला पॉइंट बचता है और एक टर्म ऑफ रिडेम्पशन वाला पॉइंट बचता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। 2 पार्ट्स में डिबेंचर मैंने रिवाइज कराने का प्लान है। ये मैं आज ये कल तक ही वीडियो अपलोड कर दूंगी और प्लीज़ मुझे रिव्यू जरूर देके जाइए, कमेंट जरूर देके जाइएगा कि आपका रिकैप हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।